हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ 10वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र में। तो आज हम 10वीं कक्षा का 5वां अध्याय पढ़ेंगे, जो है जनसंघर्ष और आंदोलन। तो पिछले कुछ अध्यायों में हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे सत्ता में जो लोग होते हैं उन पर दबाव बनाकर उन्हें कंट्रोल में रखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और इस अध्याय की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेपाल में लोकतंत्र के लिए आंदोलन। सबसे पहले हम नेपाल की एक कहानी के बारे में पढ़ें, किस प्रकार से नेपाल में पहले जो है साम्राज्य हुआ करता था, यानी मोनार्की हुआ करती थी। और फिर 1990 के दशक में जब लोकतंत्र की तीसरी लहर वहां पर चल रही थी पूरी दुनिया में, तो वहां पे लोकतंत्र आया था और वहां पर स्थापना हुई थी। तो पहले हुआ था कि राजा बीरेंद्र करके वहां पे थे और उन्होंने यह चीज जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, साम्राज्य है ओके, बट उसके साथ साथ हम जो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो है, उनके हाथों में सत्ता रहेगी मेन। तो ये चीज जो है राजा बीरेंद्र ने एक्सेप्ट कर दी थी। लेकिन फिर हुआ ये दोस्तों कि उनकी और उनके परिवार की किसी तो भी मिस्टीरियस एक इंसिडेंट में उन सबकी हत्या करवा दी गई, जो आज तक लोगों को पता नहीं कि एक्चुअल में हुआ क्या था, लेकिन उन सबकी हत्या करवा दी गई, राजा बीरेंद्र की और उनके परिवार की। तो दोस्तों इसके बाद राजा ज्ञानेंद्र जो हैं वो आए और उन्होंने ये जो वहां पे चला आ रहा था कि साथ साथ राजा भी रहेगा और अपना प्रतिनिधि जो है उनके हाथ में मेन पावर रहेगी, जो लोगों के प्रतिनिधि है। लेकिन ये चीज जो है राजा ज्ञानेंद्र को पसंद नहीं आई और उन्होंने 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को भंग यानी कि डिसॉल्व कर दिया, जिससे जो लोग हैं वो भड़क उठे और 2006 में लोकतंत्र के लिए एक जन आंदोलन हुआ, यानी कि एक मास मूवमेंट हुआ। तो दोस्तों हुआ ये था कि 2006 में ये जो आंदोलन हुआ, इसमें जो शासन था उसकी बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा से जो जनता है उसके हाथ में देने का लोगों का ये मेन मोटिव था इस पूरे आंदोलन के पीछे। तो दोस्तों जो लोग थे वो मतलब काठमांडू जो है नेपाल का कैपिटल सिटी, वहां पर 4 दिनों के लिए कर्फ्यू यानी कि बंद का वहां पे अनाउंसमेंट कर दिया गया, वहां पे आह्वान किया। तो ये जो बंद था इसमें ये 4 दिन से शुरू हुआ, लेकिन फिर उसके बाद ये अनंत पीरियड के लिए चलता रहा, यानी कि इसका कोई निश्चित समय नहीं था कि ये इस डेट पे खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसे अनंत पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर्फ्यू जो है वो लग गया वहां पर। तो कुछ टाइम बाद जो लोग थे वो सड़कों पर उतर आए और राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए, आंदोलन करने लग गए। और धीरे धीरे ये जो आंदोलनकारी थे इनकी संख्या बढ़ती गई। फिर तकरीबन 1 लाख लोग जो हैं वो रोजाना सड़क पर उतरकर आंदोलन करते थे राजा ज्ञानेंद्र का जो रूल था उसके खिलाफ। फिर 21 अप्रैल को आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई और उन्होंने राजा को एक अल्टीमेटम दे दिया। राजा को बोल दिया कि ये हमारी मांगे हैं और अगर आपने ये मांगे पूरी नहीं करी तो आपको जो है आपका राजपाट जो है वो छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उनकी मांगे उन्होंने कुछ इस प्रकार से सामने रखी। उनकी 3 मांगे थी। तो उनकी 3 मांगे क्या थी दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ अभी। पहली मांग ये थी कि संसद जो है उसको पुनर्स्थापित किया जाए। जो संसद राजा ज्ञानेंद्र ने जिसको डिसॉल्व कर दिया था, भंग कर दिया था, उसको दोबारा से स्थापित किया जाए। दूसरी मांग ये थी दोस्तों इनकी कि सर्वदलीय सरकार बने, यानी कि पूरी जो मेन राजनीतिक दल थे उनकी एक साथ मिलके सरकार बने। फिर तीसरी मांग थी कि नई संविधान सभा का गठन हो, एक नया संविधान बनाया जाए, उसके लिए एक नई संविधान सभा का गठन हो, यानी कि वो संविधान सभा बैठे और एक नया संविधान नेपाल के लिए वहां पर बनाए बैठ के। तो 24 अप्रैल 2006 को ये जो अल्टीमेटम इन्होंने दिया था ये खत्म होने वाला था। तो इसलिए ये खत्म हुआ अल्टीमेटम और राजा ने इनकी जो भी मांगे थी वो उनको मानना पड़ा, जो लोगों की मांगे थी। और लोकतंत्र के लिए ये जो आंदोलन हुआ था इसको लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा जाता है। फिर
दोस्तों हम पढ़ेंगे कि ये जो आंदोलन था इसके बाद एक्चुअल में हुआ क्या। ये आंदोलन था तो इसके लिए एक 7 पार्टी अलायंस बना, ठीक है, जिसको शॉर्ट में एसपीए कहते हैं। ये एक अलायंस था जो जितनी भी मेन राजनीतिक पार्टियां जितने भी मेन राजनीतिक दल थे लोकतंत्र में, संसद में, उन्होंने एकजुट होकर ये 7 पार्टी अलायंस बनाया। और ये जो 7 पार्टी अलायंस इन्होंने बनाया, इसने ये सारे आंदोलन वगैरह करवाए। और उसके बाद जब आंदोलन वगैरह खत्म हुआ, इनकी मांगे जो हैं, जो लोगों ने रखी थी, वो ये 7 पार्टी अलायंस के थ्रू लोगों ने मांगे जो हैं वो रखी थी। तो ये जब सब खत्म हुआ तो गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम प्रधानमंत्री यानी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया और 2008 में राजशाही यानी मोनार्की को समाप्त कर दिया गया। 2015 में एक नया संविधान अपनाया गया। तो ये जो हमने संविधान सभा बनाई कि सब बैठक बैठक में करके डिस्कशन वगैरह होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमको ड्राफ्ट करना है, तो वो सब करने के बाद 2015 में नेपाल ने एक नया संविधान अपना लिया। ये यहाँ पे गिरिजा प्रसाद कोइराला जी की एक पिक्चर लगी हुई है। यहाँ पे 4 दिन की हड़ताल में माओवादी एसपीए में शामिल। तो ये जो माओवादी लोग का यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, माओवादी लोग जो थे दोस्तों, उन्होंने भी ये जो आंदोलन हो रहा था इसमें इनका साथ दिया था, जो 7 पार्टी अलायंस था उसका। फिर हम पढ़ेंगे बोलीविया के बारे में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो कहानियां हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हुई थी हिस्ट्री में। एक तो नेपाल की, और जो हमारा लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया, और ये है बोलीविया, जिसको बोलीविया का जल युद्ध जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हुआ ये था दोस्तों कि बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। मतलब पानी जो है उसका निजीकरण होने वाला था, तो उसके हो गया था, उसके खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। तो बोलीविया जो है दोस्तों, वो लैटिन अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री है, एक छोटा सा देश है जो गरीब है काफी। तो वर्ल्ड बैंक जो है, उन्होंने म्युनिसिपल वाटर सप्लाई पर से अपना कंट्रोल हटाने के लिए दबाव डाला। तो जो बोलीविया की सरकार थी, उन्होंने कोचाबाम्बा, वहां का एक छोटा सा शहर था, उसका उसके जो जल अधिकार थे यानी वाटर राइट्स थे, वो एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी, एक बड़ी कंपनी को सौंप दिए। तो ये जब कंपनी को वाटर राइट्स मिले तो ये आई और इसने जो पानी के दाम थे वो 4 गुना बढ़ा दिए। तो जो बोलीविया है, हमने बताया ये गरीब देश है। इस देश में वैसे ही लोगों की जो इनकम है, जो आय है, मंथली आय जिसे हम कहते हैं, वो 5,000 के करीब है। और जो पानी का बिल था वो करीब 1,000 आने लग गया। तो अगर इतनी कम इनकम वाले देश में 1,000 तक पानी का बिल आएगा तो कैसे ही लोग भर पाते। इस चक्कर में जो लोग थे वो एकजुट हुए और उन्होंने ये जो एमएनसी था उसके खिलाफ आंदोलन किया। तो सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया और इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों की कामयाब आम हड़ताल की। यानी कि लोगों की जो हड़ताल इसे कहते हैं वो इन्होंने की 4 दिन तक लगातार। फिर अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल लगा दिया सरकार ने। लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। यानी जो एमएनसी जिसकी हमने बात करी, मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी, इसके जो लोग थे उनकी जनता के आगे कुछ जरा ना चली और उनको आंदोलन के चलते शहर छोड़कर भागना पड़ा। फिर ऐसे में जो सरकार को आंदोलनकारी जितने भी थे उनकी सारी मांगे पूरी करनी पड़ी और जो वाटर राइट्स थे वो वापस से हमारे जो निजी नगर पालिका थी उनको सौंप दिया गया। और इसे हम कहते हैं बोलीविया का जल युद्ध। तो इन उदाहरणों से निष्कर्ष, इन उदाहरणों से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? हम ये कंक्लूजन निकालते हैं दोस्तों कि जन संघर्षों से लोकतंत्र का विकास होता है। यानी कि ये जो लोगों के द्वारा किए गए संघर्ष हैं, इससे लोकतंत्र है उसका विकास होता है। तो दोनों ये जो उदाहरण हमने देखे, वहां पर जो देश है वहां उसकी आम जनता ने काफी साथ दिया इन आंदोलनों में। तो इसलिए जो साम्राज्य है, मतलब मोनार्की थी वहां पर, उसको, नेपाल में मोनार्की थी, उसको हटाया गया। उनको भी मांगे पूरी करनी पड़ी। वहीं बोलीविया में भी जब हम देखें तो वहां पे भी लोगों के आंदोलन के चलते सरकार को मांगे पूरी करनी पड़ी। तो जन लामबंदी
यानी मास मोबिलाइजेशन के माध्यम से लोकतांत्रिक संघर्ष, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का समाधान किया जा सकता है। यानी कि बातचीत करके, मास मोबिलाइजेशन, लोगों से बातचीत करके, सरकार और लोगों के बीच में बातचीत करके, बिना कोई हिंसा की हेल्प लिए भी जो लोगों की मांगे हैं उनको पूरा किया जा सकता है और जो प्रॉब्लम्स चल रही है उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। संघर्ष और लामबंदी नए राजनीतिक संगठनों पर आधारित है। तो जनता का जो संघर्ष है वो सही राजनीति के बिना अधूरा है। मतलब अगर राजनीति जो है उसने साथ नहीं दिया होता जनता का और उसने हिंसा और उसने मांगे पूरी नहीं की होती, तो हो सकता है कि वहां पे कोई युद्ध हो जाता है, यहाँ पे राइट्स वगैरह हो जाते, लोगों के बीच में मतभेद हो जाती। तो ऐसा कुछ ताकि ना हो, इसलिए सरकार ने मांगे जो है वो पूरी करी लोगों की, क्योंकि वो सही कॉज के लिए लड़ रहे थे। फिर हम कर्नाटक की कितिको हिचिको हाचिको आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसके बारे में आपको ढंग से बताती हूँ। तो सरकार का जो कितिको हाचिको आंदोलन है, ये सन 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्प पल्पवुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन 40 सालों के लिए एक तरह से मुफ्त में दे दी गई। तो जो कंपनी थी उसको करीबन 40 साल के लिए 30,000 हेक्टेयर, यानी कि बहुत ही बड़ा एक एरिया जो है जमीन का, वो मुफ्त में दे दिया। और जो ये कंपनी थी, इसने यहाँ पे यूकलिप्टस के पौधे जो हैं वो उगाना शुरू कर दिया। तो यूकलिप्टस के पौधे ये क्यों उगा रहे थे? ताकि इनको कागज वगैरह मिले और इससे ये पल्प वो अपना पल्प वगैरह निकाल सके और इन पेड़ों का इस्तेमाल और वो लुगड़ी जो बनती है उसके लिए ये इस्तेमाल करें इन पेड़ों का। लेकिन इतना बड़ा जो यहाँ पे एरिया इन्होंने दे दिया था, ये जो यहाँ के निवासी लोग थे ये चाहते नहीं थे कि ऐसा हो। तो इन्होंने यहाँ पर एक आंदोलन किया और ये यूकलिप्टस के जो पौधे थे इनको हटाने की मांग करी। नेपाल और बोलीविया में शामिल संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, तो सबसे पहले हमने नेपाल की बात करी। नेपाल में एसपीए यानी 7 पार्टी अलायंस, 60 पार्टी गठबंधन और माओवादियों ने नेपाल में हड़ताल का नेतृत्व किया। नेपाल में कौन सी पार्टी थी? नेपाल में 7 पार्टी अलायंस जो थी उसने नेतृत्व किया। वहीं बोलीविया में दूसरी ओर फेडेकोर करके एक संगठन बना था, उन्होंने इसका काइंड ऑफ नेतृत्व किया। तो नेपाल का अगर हम केस देखें तो यहाँ पे भी आम लोगों ने काफी हेल्प करी। उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया और जो सरकार थी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी एक तरह से। वहीं दूसरी ओर बोलीविया में भी देखें तो यहाँ पे भी जितने इंजीनियर्स या एनवायरमेंटलिस्ट थे और स्थानीय जो कामकाजी लोग थे उन्होंने काफी हेल्प करी। तो लोगों के बिना ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये नहीं जीत पाते, पर लोगों ने क्योंकि इनका साथ दिया इसलिए ये जीत पाए अपनी लड़ाई और इन्होंने इनकी जो मांगी थी वो पूरी हो सकी। फिर हम निष्कर्ष पढ़ लेते हैं एक बार। लोकतंत्र में किसी भी बड़े संघर्ष के पीछे तरह तरह के संगठन काम करते हैं। लोकतंत्र में अगर कोई भी बड़ा संघर्ष हो रहा है तो उसमें तरह तरह के जो संगठन है यानी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि हमने नेपाल में 7 पार्टी अलायंस के बारे में पढ़ा, बोलीविया में फेडेकोर के बारे में पढ़ा। तो ये जो है ये काम करते हैं ताकि आंदोलन जो है वो सफल हो सके। कुछ संगठन राजनीतिक दल बनाते हैं और अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बनाते हैं। तो कुछ जो संगठन है वो आगे जाके राजनीतिक दल बन जाते हैं और वो सीधे जो है सरकार पर दबाव डालते हैं, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा बन जाते हैं। तो वो जितने भी डिसीजंस वगैरह लेने का वो होता है वो उनको मिलता है। तो बाकी अगर हम दूसरे वो अन्य हितों को बढ़ावा देने के लिए संगठनों की बात करें तो दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो जो है वो डायरेक्टली सरकार का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन वो इनडायरेक्टली सरकार पर प्रेशर डालकर यानी दबाव डालकर अपनी मांगे पूरी करवाने की कोशिश करते हैं।